हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर एजुकेटर नियति पर। गाइज, आज के हमारे इस क्लास में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के बारे में। पिछले हमारे क्लास में हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में जाना था। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे यंग इटाली के बारे में, हम जानेंगे यंग इटाली मूवमेंट के बारे में, हम जानेंगे इटाली जो आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद, आफ्टर 1848 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद इटली में क्या क्या हुआ ये जानेंगे। हम अपराइजिंग जो हुआ था सिसिलीज में उसके बारे में भी ब्रीफली जानेंगे, और किस प्रकार से रोम कैपिटल बना इटली का, कौन कौन से चेंजेस गो थ्रू हुए थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड लास्टली हम आफ्टर रिवॉल्ट के बारे में, किस प्रकार से यूनिफिकेशन हुआ, कौन कौन से इफेक्ट्स थे, इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, ये सारे टॉपिक के बारे में हम आज के हमारे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट अप विद द लेक्चर, लेट मी टेल यू ऑल, आपको हम जो भी यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं राइट, उन सारे टॉपिक्स के आपको नोट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑल्सो गाइज, एक नया इनिशिएटिव मैंने लिया है कि जो भी हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं राइट, सो इन एनी केस अगर आप वीडियो नहीं मतलब आपको इतना वक्त नहीं है कि आप वीडियो भी सुन पाओ, तो आपको सिर्फ नोट्स चाहिए हो। हम जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में, जो भी नोट्स डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो मैंने जो भी हम यहाँ पे बोलेंगे राइट, वो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इन स्लाइड्स में मैंने मेंशन किए हैं, सो दैट आपको एक आपको और ज्यादा तकलीफ ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आप मिस आउट ना करो, इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ऑल्सो गाइज, इफ यू वॉन्ट टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन दिस यूपीएससी 2020, देन अनअकैडमी हैज गॉट टू योर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके तहत उनके 3 डायनामिक बैच कोर्सेज शुरू हुए हैं ऑलरेडी 29 जून से। सो आज के अभी जैसे कोविड सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, या फिर वो क्लासेस हो ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक बेटर सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है देन अनअकैडमी, जहाँ पे आप घर बैठे 1 क्लिक पे आपके पास, आपके सामने आपके एजुकेटर्स अवेलेबल हों, एट योर फिंगर टिप, मतलब जब भी आप फ्री हो तब आपके हिसाब से यहाँ पे मेंटर्स आपके अवेलेबल होते हैं। दे गिव यू लाइव क्लासेस। आपको बस ये काम करना है, आपको बस अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड अकॉर्डिंग टू मतलब आपकी जो नीड है, जैसे कि अगर आपको हिंदी में आपको कोर्सेज चाहिए तो वो भी हैं, आपको अगर बायलैंग्वेज में चाहिए मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बस हिंदी चाहिए या फिर बस इंग्लिश चाहिए तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रादर देन ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपको क्लासेस के हिसाब से अपना रूटीन आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बट द सेम डजंट हैपन इन द ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज आप अपने तरीके से जब भी आप फ्री हो तब आप अपने जो क्लासेस है तब आप आप अटेंड कर सकते हो। जब आप फ्री रहोगे और आप जब लाइव क्लासेस भी आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, सो दैट आपका 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाए, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, और आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए भी अलॉन्ग विथ मेंस एंड आपके प्रीलिम्स हैं, अलॉन्ग विथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं, जो कि मुझे लगता है इतना ज्यादा अटेंशन ऑफलाइन क्लासेस में शायद ही बच्चों को मिलता होगा, एस्पिरेंट्स को। सो हैविंग सेड दैट, आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल टू टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, गिवन द जैसा अभी टाइम चेंज हो रहा है उसके तहत अगर आप ऑनलाइन मतलब अच्छा होगा कि जितना ज्यादा आप ऑनलाइन सोर्सेज पे आप जितना ज्यादा रिलायबल रहोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल्सो गाइज, यह आपको एक अनदर अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी ने लाई है। देयर इज 67% ऑफ यहाँ पे चल रहा है अगर आप 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप हमारा कोड यूज करते हो तो, विच इज UPSCYT। यूज दिस कोड एंड गेट 10% ऑफ डिस्काउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको यहाँ पे बस पे करना होगा 57,600, जो कि मैं मानती हूँ बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन क्लासेस। ऑल्सो गाइज, अनअकैडमी हैज गॉट टू योर UPSC चैंपियनशिप, wherein there are all India free mock tests that are going on for this UPSC CSE prelims 2020, and देखते हैं आपको मेंटर्स कौन कौन अवेलेबल हैं। बहुत फेमस मेंटर्स जैसे कि मृणाल पटेल, आतिश माथुर और राकेश वर्मा सर जैसे लोग आपके लिए यहाँ पे मेंटर के तौर पर अवेलेबल हैं। इफ यू एनरोल योर सेल्फ नाउ एट दिस पॉइंट देन इट विल बी एब्सोल्युटली फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो आपको अगर कोई क्वेरी है आपकी विजाविज योर UPSC प्रिपरेशन, या फिर आपको अगर गाइडेंस चाहिए कोई भी, देन वी हियर
at simple concepts will be available for y'all on this number. आप जब चाहो हमें WhatsApp कर सकते हो, or you can call us directly so that we can help you all in this entire UPSC की जो जर्नी है हम आपको हेल्प करें, यही हमारी इच्छा है. So having said that, let's start with our today's class, unification of Italy. सो देखते हैं यंग इटाली मूवमेंट क्या था. सो द स्ट्रगल फॉर इटालियन इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टू फेमस रेवोल्यूशनरीज ऑफ इटाली हुज नेम्स हैव बीन मेंशन्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ ये जो हमने एंटायर जो टॉपिक डिस्कस किए वहां भी हमने मेंशन किया था. वो थे, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, राइट. वो थे गिउसेपी मैजिनी एंड गिउसेपी गैरिबल्डी. सो द मूवमेंट लेड बाय देम वाज नोन एज यंग इटाली मूवमेंट. तो ये जो दो लीडर्स थे उन्होंने एक मूवमेंट लेड किया था यंग इटाली मूवमेंट के नाम से. एंड इट एम्ड एट इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटाली एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक देयर. तो उनको पता था कि इटाली का यूनिफिकेशन होना कितना ज्यादा जरूरी है. सेम गोज विथ इंडिया, जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको पता था कि प्रिंसली स्टेट्स का सेपरेट होना कितना ज्यादा खतरनाक है एंटायर कंट्री के लिए, डिफेंस के लिए, सोवरेनिटी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी थी. सो सिमिलर थिंकिंग के लोग बस इंडिया में ही मौजूद नहीं थे, बाकी वर्ल्ड में भी ऐसे ही लीडर्स मौजूद थे जिनको पता था कि यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री होना, वो जो फीलिंग है, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा जरूरत है, या फिर कितनी अहमियत है इन सारी चीजों की, ये सब कुछ इन लीडर्स को पता था वर्ल्ड वाइड. तो वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते थे यूनिफिकेशन होने के लिए अपने अपने कंट्रीज का. सो इन 1848 एज द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स हैड ब्रोकन आउट इन इटाली एंड द रूलर्स वर फोर्स्ड टू ग्रांट सर्टेन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स टू द पीपल. हाउएवर द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन वाज स्टिल डिस्टेंट. मतलब हुआ यूं था 1848 में कि एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुआ था एंटायर वर्ल्ड में. मतलब ना ही बस जर्मनी में या फिर फ्रांस में या फिर इटली में ही नहीं हुआ था, बट हम जानते हैं कि जो वो 19th सेंचुरी का जो इरा था, लाइक इंडिया में भी जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो वो एंटायर वो एक रेवोल्यूशन के हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी वो जमाना था. लोगों को पता चला था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, मतलब हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों के मन में एक प्रकार की जागरूकता आई थी कि भाई हमारे ऊपर ऑटोक्रेटिक रूल हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमारे भी कुछ राइट्स हैं क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं. सो हमारे देश में कुछ राइट्स हैं क्योंकि हम यहाँ पे एस्टैब्लिश यहाँ के लोग हैं, हम सिटीजन्स हैं, तो हमको राइट्स मिलना या फिर हमारा प्रोटेक्शन होना हमारे लीडर्स से, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिलना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी. इन सारी चीज़ों की लोगों को अहमियत पता चलने लगी और उनको लगा कि हमने हमारे राइट्स के लिए फाइट बैक करना ज़रूरी है. और एक फॉरेन रूल के खिलाफ तब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया था. हमारे इंडिया में भी तो सेम हुआ था, राइट, कि लोगों को तब पता चला था कि ये फॉरेन रूल है, हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमने ही हमारे ऊपर मतलब खुद का राज होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए. तो ये लोगों को स्वराज्य की जो इच्छा थी लोगों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश होने लगी. लोगों को इम्पोर्टेंस पता चला कि हमने अपने ऊपर ही राज करना, डेमोक्रेसी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. और फैसिस्ट जो थिंकिंग है या फिर हम कह सकते हैं जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जो भी थिंकर्स थे या फिर जो लीडर्स थे, उनके खिलाफ ये रेवोल्यूशंस छेड़ना शुरू हुआ था एंटायर ग्लोब में. मतलब ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कंट्री ही ये सब के बारे में सोचती है, ऐसा नहीं था. ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये जो थिंकिंग थी, ऑटोक्रेटिक जो रूलर्स थे उनके खिलाफ ये जो रेवोल्यूशंस थे वो डेवलप होना, वो अपराइजिंग्स होना शुरू हुआ था ऑलरेडी. और इटाली भी इससे कुछ कम नहीं था. इटाली में भी यंग इटाली मूवमेंट इस प्रकार से इन दो लोगों ने शुरू किया था. ऑलरेडी एक अपराइजिंग शुरू हुआ था इटाली में. So the king of Sardinia had introduced many reforms in the political system of his kingdom after the revolution of 1848. So after 1848, his prime minister Count Cavour took the initiative of uniting Italy under the leadership of Sardinia. So Cavour's policy in some ways was similar to that of followed by Bismarck in Germany. So आपने अगर जर्मनी के बारे में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया, वो नहीं देखा हो वीडियो, तो जरूर देखिएगा. वहां पे मैंने रेवोल्यूशन ऑफ
1848 के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से हमने वहां पे डिस्कस किया है. सो होपिंग टू गेन द सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस, ही एंटर्ड द क्रीमियन वॉर इन 1853 एंड 56 एंड अगेंस्ट रशिया, इवन दो सार्डिनिया हैड नो डिस्प्यूट विद रशिया, हाउएवर नथिंग केम आउट ऑफ दिस वॉर. तो ये सारे टॉपिक्स हमने हमारे पिछले वीडियो में विस्तार से डिस्कस किए हैं. So in 1859, Cavalier entered into the alliance with Louis Bonaparte and went to war with Austria. So although France soon withdrew from the war, Austria was ousted from Lombardy, which was taken over by Sardinia. So Tuscany, Modena, Parma and the Papal States from the north, they had also joined Sardinia. So हुआ यूं कि Venetia जो थी, however, was still under Austrian occupation, and the other states that remained to be united with Sardinia were the kingdom of the two Sicilies and Rome, which was under the rule of the Pope. तो रूल वहाँ पे होता था पोप का, जो कि क्रिस्टियनिटी के क्रिस्टियनिटी के धर्म गुरु थे, क्रिश्चियन समाज के. तो उनका रूल था वेटिकन सिटी में, रोम में उनका रूल था वेटिकन सिटी में पूरी. सो मैंने डिस्कस किया था राइट 1848 का, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन, 1848 का रेवोल्यूशन यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं फिर से रिकमेंड करती हूँ, आपने अगर नहीं देखा हो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो जरूर जाके देखिएगा वो वीडियो. वहां पे हमने बहुत अच्छे से, मैंने क्लियरली वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरीके से. सो जानते हो अपराइजिंग इन सिसिलीज क्या हुआ था. So meanwhile an uprising had broken out in the kingdom of the two Sicilies. Garibaldi marched into the island of Sicily with his revolutionary fighters and liberated it from the rule of the king within 3 months. So then he marched at the Naples in support of the revolt that had already been broken out, and and he marched over there as well. मतलब वो मार्च करते चले गए ऐसी टू सिसिलीज में. कौन मार्च करते चले गए? गैरिबाल्डी. और उन्होंने फ्री किया वहां के लोगों को, वहां के जो रूलर्स थे उनसे फ्री किया गैरिबाल्डी ने. उनके भी अपने सैन्य थे, उनके सैनिक थे, उनके थ्रू उन्होंने फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया. So by the end of November 1860, the entire kingdom of the two Sicilies had been liberated. The Italian revolutionaries were not perhaps strong enough to push the victory of people in Sicilies further with a view of establishing United Republic of Italy. तो ये सब चल रहा था इटाली में, एंड दे सरेंडर्ड द फॉर्मर किंगडम टू द किंग ऑफ सार्डिनिया, विक्टर एनिमल टू, हु देन टुक द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इटाली इन 1861. तो एक प्रकार से वहां पे मोनार्की ही एस्टैब्लिश्ड हो गई, बिकॉज दे सरेंडर्ड द फॉर्मर किंगडम जो था उनका, वो किंग ऑफ सार्डिनिया को उन्होंने सौंप दिया. सो गैरिबाल्डी द रेवोल्यूशनरी हु हैड प्लेड सच अ वाइटल रोल इन द लिबरेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी now retired to live the life of obscurity. तो जो गैरिबाल्डी जो रूलर जो लीडर थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था लिबरेशन और यूनिफिकेशन करने के लिए जर्मनी का, वो अब इस बार वो रिटायर्ड हो गए और उन्होंने अपना जो पूरी रिमेनिंग लाइफ थी उन्होंने वो अपने एक प्रकार से एकांतवास, या फिर आप कह सकते हो मॉन्क की जैसे किसी को भी पता नहीं होगा वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार की लाइफ उन्होंने चूज करी, इस प्रकार की लाइफ में रहने के लिए. तो अब जानते हैं रोम किस प्रकार से कैपिटल बना इटाली का. सो रोम वाज स्टिल आउटसाइड द किंगडम ऑफ इटाली. इट वाज रूल्ड ओवर बाय द पोप विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स प्रोवाइडेड टू हिम बाय लुइस बोनापार्ट. सो व्हेन द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड प्रूशिया, इट ब्रोक आउट इन 1870 एंड बोनापार्ट वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ हिज ट्रूप फ्रॉम रोम. सो हुआ यूं था कि कैथोलिक लीडर थे, जो पोप थे, एक प्रकार से कह सकते हैं उनके जो फादर थे चर्च के, वो रूल कर रहे थे इटाली के ऊपर. और उनको रूल करने की अथॉरिटी किस प्रकार से मिल जाती है? तो फ्रेंच सोल्जर्स जो होते हैं फ्रांस के, जो उनको प्रोवाइड किए गए थे लुइस बोनापार्ट ने, तो उनके हेल्प से जो पोप थे वो फ्रांस के ऊपर रोम के ऊपर राज कर रहे थे. सो ये टेक्निकली स्पीकिंग, अगर ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, रोम जो था वो इटाली के बाहर था.
So Italian soldiers occupied the city of Rome in 1870 and in July 1871 Rome became capital of United Italy. So इस प्रकार से इटालियन सोल्जर्स जो थे वो रोम पे अटैक करते हैं 1870 में और 1871 में रोम को वो यूनिफाई करने में इटाली में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस प्रकार से रोम जो है इटाली के अंदर आ जाता है. So in spite of the important role played by democratic and revolutionary leaders such as Mazzini and Garibaldi in the struggle for liberation, Italy's liberation and unification, Italy also like Germany became a monarchy. मतलब इन बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी थी गैराबेल्डी ने और मैज़िनी ने कि ताकि एक प्रकार की डेमोक्रेटिक रूल जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए इटाली में. बट जर्मनी की जिस प्रकार से जर्मनी में भी कोशिश करने के बावजूद भी फाइनली मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाती है, उसी प्रकार से इटाली में भी एक प्रकार से मोनार्की ही एस्टैब्लिश हो जाती है. तो आप जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा कौन कौन से लीडर्स, कौन कौन से रीजंस आपको लगते हैं क्यों मतलब इटाली मोनार्की के अंडर आई थी. तो सम ऑफ द रीजंस वी कैन से लाइक प्रॉपर लीडरशिप का ना होना. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन रीजंस हैं, आप एग्जाम में अपने नोट डाउन कर सकते हो. और वो है मोनार्की का मतलब वाई मोनार्की एस्टैब्लिश्ड. फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है. लाइक वी कैन सी जैसे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट एक उभरते लीडर एस्टैब्लिश हुए थे, या फिर गलत भी थे. मतलब हिटलर जो थे, एडोल्फ हिटलर, वो मतलब भले ही उनका जो मोटिव था आज हम अगर उनको देखने जाए तो वो गलत था, बट जिस प्रकार के लीडर वो थे लाइक द वे ही यूज्ड टू स्पीक टू हिज पीपल, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस उनके अंदर था या फिर लीडर लाइक जो क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं जर्मनी में और इटली में भी वो वहाँ के जो लीडर्स थे उनके कहीं ना कहीं तो वो कम हो रही थी. एंड दिस वी कैन से कुड बी वन ऑफ द रीजन वाई इटली कुड नॉट सस्टेन दिस. जो डेमोक्रेसी का जो उनका मेन मोटिव था वो कहीं ना कहीं इटली सस्टेन नहीं कर पाई. सो सम ऑफ द रीजंस वी कैन से कि मतलब जो लीडरशिप अच्छी नहीं थी या फिर उनके जो मेन रीजंस थे राइट व्हाई दे वांट टू यूनिफाई जर्मनी. तो हर एक के रीजंस अलग अलग थे. फॉर एग्जांपल हर क्लास के लाइक पीजेंट्स जो हैं उनके रीजंस अलग थे, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके रीजन अलग, जो कैपिटलिस्टिक जो क्लास है उनके रीजंस अलग थे, रेवोल्यूशनरी जो लोग हैं उनके रीजंस अलग थे. तो जब ये एक सबका जब रीजन एक होता है या लाइक आपका ऑब्जेक्टिव एक होता है, तब कहीं ना कहीं जाकर आपकी लीडरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तहत ही आप एक वो स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन आप किसी भी कंट्री में ला सकते हो. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जर्मनी और इटली में भी लैक हो रही थी. और भी बहुत सारे रीजंस थे, आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. अब जान लेते हैं आफ्टर द रिवॉल्ट्स एंड यूनिफिकेशन क्या क्या होता है. सो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी वाज नॉट कंप्लीटली विक्टोरियस देयर मार्क्ड अ ग्रेट एडवांस इन द हिस्ट्री ऑफ द टू कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल देखो जर्मनी और इटली में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी तो वो लीडर्स ला नहीं सके, बट एट द सेम टाइम जो भी कदम उठाए गए थे रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, वो कदम एक बहुत ही अहम महत्व जर्मनी और इटली में दोनों कंट्रीज में रखते हैं. और ये हम लर्न कर सकते हैं अपने इंडियन हम लर्न कर सकते हैं एग्जाम्पल अपने इंडिया का ही अगर हम ले लें तो. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसके बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी लेसन्स हैं, और भी अगर आपको चाहिए हो लेसन्स 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा. हम वहाँ पे और डिटेल से हम वो पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिकॉज यूपीएससी में इस टॉपिक से लेके बहुत सारे सवाल आते हैं प्रीलिम्स में भी और स्पेशली इन द मेंस. सो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गहरी तरीके से हम वो डिस्कस करेंगे 1857 का रेवोल्यूशन. सो जिस प्रकार से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में हुआ था 1857 का, वहाँ पे क्या हुआ था कि वो वॉर ही उसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था. बट व्हाट हैपेंड इज दैट उस वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश तो मोनार्की थी ब्रिटिश में, द क्वीन ऑफ
ब्रिटेन, उनको तब रियलाइज हुआ कि अपनी कॉलोनी में कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स अच्छी तरह से इंग्लैंड में नहीं पहुंच रहा है, या फिर स्कैम्स हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद वो टोटली उन्होंने विड्रॉ कर दिया था, और इंडिया में राज आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो बहुत सारे जो जो डिसीजंस हुआ करते थे इंडिया में, पॉलिटिकल डिसीजंस जो भी होते थे वो, या फिर लेजिस्लेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, वो सारे डिसाइड करते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो डिसाइड करता था। तो और भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति जैसी फीलिंग्स इंडियंस में आना शुरू हुई थी। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एक प्रकार से वो वो एक हम कह सकते हैं बेबी स्टेप था इंडिया के लिए, मतलब भारत एज होल, हिंदुस्तान एज अ नेशन को होल अगर हम कहने जाए तो। सो इसी प्रकार से ये जो रेवोल्यूशंस थे जर्मनी और इटली में, ये सारे रेवोल्यूशंस को भी इसी प्रकार के कुछ चेंजेस लाते हैं। So the revolutions and the movements described above, along with the industrial revolution, they deeply influenced the course of the history of mankind. The forces that generated these revolutions and movements were also at work in other countries, and their success in one place fed to the fires of revolt and encouraged the change in the rest of the world. They are still being felt today, transforming social, political and economic life everywhere. तो मतलब हुआ यूं कि जिस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस प्रकार से बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़े चेंजेस लाया था एंटायर ग्लोब में, जैसे कि हमारा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे जो वैल्यूज है वो हमने अडॉप्ट किए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जिस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन लाया, उसी प्रकार से इटाली में और जर्मनी में भी जो वॉर्स हुए या फिर जो रेवोल्यूशंस हुए, पूरे दुनिया को एक डिफरेंट अलग अलग उन्होंने वैल्यूज दे दिए। एक प्रकार का उन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे दुनिया को दिखा दिया, किस प्रकार से आप पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, या फिर कौन कौन से इकोनॉमिक चेंजेस की भी समाज को ज़रूरत है। तो ये सारे चेंजेस बेसिकली इटालियन और जर्मन जो रेवोल्यूशंस थे उन्होंने लाए थे। So one of the aspects of the movements described so far is the gradual growth of political democracy, that is ever increasing participation of increasing number of people in the political life of a country. तो अब तक जो हमने movements जो सारे डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मोमेंट्स रेवोल्यूशंस इन यूरोप हो गया, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अभी इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। तो ये सारे जो रेवोल्यूशंस थे या फिर ये जो सारे अपराइजिंग्स थे, या फिर हम कह सकते हैं जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सारी चीजें क्या सिग्निफाई करती है। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीजें सिग्निफाई करती है कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जरूरी होता है इन ऑर्डर टू गेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। मतलब कि जब आपके लोग जो हैं, सिटीजन जो हैं, उनको अगर एडमिनिस्ट्रेशन से वो अगर खुश नहीं है, या फिर आप कह सकते हो उनको अपने राइट्स अपने राइट्स के लिए फाइट करना अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर उनको नहीं मिलता ये सब अपने फंडामेंटल राइट्स, तो एक प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़े तौर पर क्रिएट हो जाती है। और जब लोगों को ये वाली फीलिंग जब लोगों के अंदर आती है कि हमारे राइट्स को या फिर हमारे डिसीजंस को, जो हमारी थिंकिंग है उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन ही वैल्यू नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से अपराइजिंग की तरह से कंट्री में उभर आती हैं। सो दिस हैपेंड इन द कंट्रीज वेयर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकेम रिपब्लिकन एज वेल एज इन दोज विच रिमेन मोनार्कीज सच एज इंग्लैंड, जर्मनी एंड इटाली। तो हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इंग्लैंड में भी वो है, मतलब कि हेरिडिटरी वहाँ पे सीट्स हैं, जैसे कि क्वीन हो गए या फिर किंग हो गए वहाँ के, तो वो रॉयल फैमिली अब भी इंग्लैंड में मौजूद है, बट वो एक नॉमिनल हेड होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं जो कि नॉमिनल हेड होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उनको भी इसी प्रकार से उनके भी नॉमिनल हेड यहाँ पे होते हैं, जैसे कि उनके किंग और क्वीन। बट एट द सेम टाइम ब्रिटेन में पार्लियामेंट भी उनका उतना ही ज़्यादा उसको भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बट ऐसा जब नहीं होता
तब क्या होता है, वी कैन क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं, तब यहाँ पे रेवोल्यूशंस होते हैं, अपराइजिंग्स होते हैं, जिस प्रकार से एक ऑटोक्रेसी जब लोग महसूस करते हैं कि हम पे गलत तरीके से रूल हो रहा है या फिर हमारे राइट्स को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, जब ये लोगों के अंदर ये सारी फीलिंग्स जब उभर के आती है, या फिर हम इग्नोर किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी, या फिर हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, वी आर मेंट टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस एंड उसके रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये सारे जो प्रिविलेजेस जब भी हाई क्लास हायर सोसाइटी को सो कॉल्ड मिलती है, एंड जब लोग जो हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं उनको जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पे ऐसे लोग होते हैं, तब ऐसी सारी चीज़ें अपराइजिंग्स रेवोल्यूशंस होते हैं एक प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए. सो द पीरियड ऑफ ऑटोक्रेसीज एंड प्रिविलेज्ड ऑटोक्रेसीज वर ग्रेजुअली कमिंग टू एन एंड. अलोंग साइड देयर वर ऑल्सो मूवमेंट्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस. मतलब हुआ यूं था, एंटायर वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हो रही थी कि एक प्रकार से ऑटोक्रेटिक रूल हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठना शुरू हुआ था. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज उठना शुरू हुआ था. देन अगेन व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टेड इट्स रूल फ्रॉम 1857 से 1857 ऑनवर्ड्स, तब से लेके 1947 तक जो इंडिया में जो बहुत सारे हम कह सकते हैं क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, वो इसी थॉट के अगेंस्ट था. या फिर हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में जो एपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ जब नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स उभर के आए, तो एक उनका एक वो फीलिंग थी उनके लिए कि बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स उनमें थे जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बट उनको एक एग्जाइल लाइफ जीनी पड़ी, या फिर उनके लाइफ का जो बड़ा हिस्सा था वो उनको दे हैड टू स्पेंड इट बिहाइंड द बार्स. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर वाज दिस फीलिंग इन देम अबाउट नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस. नेशन एज होल, मतलब कि हमारी कंट्री या फिर हमारा देश, ये देश प्रेम उनके मन में जागृत हुआ था, और यही रीज़न था कि लोगों को ऑटोक्रेसीज के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया. तब लोगों को फ्रीडम का महत्व जो है, इंडिपेंडेंस का महत्व तब समझ आया. ऑलराइट, सो these movements basically were victorious in Italy, Germany and some other countries of Europe and in the Americas. So in few more decades they were to succeed in the rest of the Europe and in the recent period in almost all the world. So it is necessary to remember here that the new political and economic system that was emerging in Europe in 19th century was also creating imperialism. So the period of triumph of democracy and in Europe was also a period of conquest of Asia and Africa by the imperialistic powers of Europe. The 19th century saw the beginning of revolt against imperialism in Asia and Africa, and there were two mighty revolts which took place, that is 1857 in India and Taiping rebellion in China. So हुआ यूं यहाँ पे कि एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने इटाली, जर्मनी, फ्रांस में यहाँ पे रिवॉल्ट्स करना शुरू किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, और वहाँ पे डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश हो गई. बट इन यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी, या फिर वो एक डेवलप्ड नेशन होने के बावजूद भी, दे डिड नॉट स्टॉप. यहाँ पे उन्होंने कॉलोनियल बाकी जो डेवलपिंग नेशंस थे या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनको उन्होंने डेवलप होने से रोक दिया एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया. तो उनका सोल एम यहाँ पे यही था कि अपने कंट्री के पास आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पहुंचाओ और अपनी कंट्री जितना हो सके उतनी डेवलप करो. दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि भाई हम लोगों ने जो फेस किया है वही हम लोग बाकी जो कंट्रीज हैं जिनको हम कॉलोनी बना रहे हैं उनको भी हम यही उसी चीज में अभी धकेल रहे हैं. तो दे डिड नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ऑल दे वांटेड वाज टू ग्लोरीफाई देयर नेशन एंड टू गिव मोर एंड मोर रॉयल्टी, या फिर आप कह सकते हो ग्लोरी टू देयर ओन कंट्री. तो ये सारी फीलिंग्स उनमें उभर के आई, और इस सब का नतीजा ये था कि जो एशियन कंट्रीज थी, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर बांग्लादेश, जो कि अब का बांग्लादेश है, तब वो बंगाल था, सो म्यांमार एंड ऑल दीज कंट्रीज दे वर बीइंग कॉलोनाइज्ड. ऑल्सो हम साउथ अफ्रीकन जो बहुत सारे कंट्रीज, अफ्रीका में जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वो भी कॉलोनियलिज्म का या फिर इंपीरियल पावर्स का शिकार होते चले गए. और इसी का नतीजा था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में छिड़ा 1857 में, एंड रिबेलियन भी हुआ चाइना में. तो ये इन सारी बातों में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में. सो गाइज,
इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट you can get notified every time we put any video on our YouTube channel. Also ensure your selection in this UPSC 2020 with Unacademy by taking the plus subscription, because we all know during this pandemic time it is very difficult for us to go out of the house and attend any offline classes. तो इससे अच्छा आपके पास मौका नहीं हो सकता कि आप घर बैठे अपना UPSC प्रिपरेशन बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के मेंटरशिप के अंडर आप कर सकते हो. यू डोंट हैव टू गो टू एनी मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई. आप यहाँ पे बिना जाए भी you can start your UPSC civil services preparation by simply taking Unacademy plus subscription. Also, if you want to get 10% of discount, then don't forget to use the code UPSCYT in which I have given in हम लोग इसका comment section में भी mention करेंगे. So don't forget to use our code and get 10% of discount. So if you like this video, do hit the like button, and as always, God bless you all.